नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अदिति क्लासेस के इस सेकंड राउंड ऑफ वीडियो में। मैं सेकंड राउंड ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पहले ही 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग आ गए हैं 7th क्लास के उस मेन चैप्टर पे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों को भी एक नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर की, क्योंकि भारत जैसे देश में रहने के बाद यदि आपको भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता है बच्चों, तो मुझे लगता है फिर इंडिया अधूरा है। चलिए आइए, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट। राज्य वे होते हैं जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था राज्य खुद डिसाइड करते हैं और केंद्र वे होते हैं जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र द्वारा, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा तय की जाती है। ठीक है, कुछ मेन बिंदु हैं उन पे मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ शासन। तो आपको पता है कि शासन क्या होता है। पहले के समय में मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन समय की, मध्यकालीन समय की, कि उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने प्रजा को चलाने के लिए एक ऐसे शासन व्यवस्था करते थे, ऐसी शासन व्यवस्था करते थे जिससे कि उनके राज्य में समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब कुछ स्मूथली चल सके। ठीक है, तो बस उसी को ही समझना है। हमारे आज के भारत में भी, जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, इसमें भी हम लोगों ने ऐसी ही व्यवस्था को बनाया हुआ है। बस ये है कि सभी बच्चों को जो इस समय पढ़ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसके लिए तो फिर हम हैं ही, है ना। चलिए आइए, जैसा कि आपको पता है कि शासन बच्चे 3 प्रकार का शासन होता है। पहला राज्य शासन, जिसमें राज्यों के द्वारा नियम कानून संचालित किए जाते हैं। दूसरा होता है केंद्र शासन, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें केंद्र के द्वारा संचालित की जाती हैं सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं। फिर आता है हमारा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन वे शासन होता है जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा ही शासन की व्यवस्था की जाती है और स्थान को, यानी कि जो भी आपके लोकल्स एरिया होते हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था बनाए रखने का अहम काम किया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन है कि विधायक कौन होते हैं, विधायक कौन होते हैं। तो देखेंगे आप विधायक कौन होते हैं, तो सुनिए, विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन जाता है वही विधायक कहलाता है। ठीक है, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये एमएलए की फुल फॉर्म। अब क्या बोला गया है कि एमएलए जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, एमएलए ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का एक क्या है, संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एमएलए का चुनाव कौन करता है, एमएलए का चुनाव जनता करती है। तो एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, और सरकार बनाते हैं। बच्चों, आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जैसे ही जनता चुनाव में एमएलए को जिता देती है तो वो क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जब सरकार बनाने का काम करते हैं तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि सरकार क्या है और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, सरकार मीन्स गवर्नमेंट। ओके, तो सरकार की 3 ऐसे पिलर हैं जिन पे सरकार चलती है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, बोलिए मेरे साथ एक बार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पे पूरी सरकार की व्यवस्था टिकी होती है। देखेंगे आप लोग कि मैंने एक मैप बनाया है और यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य वे राज्य जहाँ पर चुनाव के द्वारा वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था राज्यों द्वारा संचालित की जाती है। और बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश ये वे प्रदेश होते हैं, ये वे व्यवस्थाएं होती हैं, ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, केंद्र शासित का मतलब क्या होता है, केंद्र के द्वारा शासित। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
क्या किया जाता है, वहाँ की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको सभी को पता है कि भारत का ये वाला हिस्सा जो है पूर्व कहलाता है, ये वाला हिस्सा पश्चिम कहलाता है, ऊपर दक्षिण, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। आपको भी यदि किसी भी स्थान की दिशाओं को पता करना हो तो आपको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे एक लाइन क्रॉस बना लेना है, एक लाइन खींच लेनी है। ये वाला हिस्सा जो भी होगा वो आपका पूर्व कहलाएगा, ये वाला हिस्सा जो होगा वो पश्चिम कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तर और नीचे दक्षिण क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी क्षेत्र की दिशाओं को निकाल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कि क्या है सरकार। तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया कि 3 स्तंभ होते हैं सरकार के। अब देखिए, भारत के हर राज्य में विधानसभा है, राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ये बात एकदम सच है। जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि भारत में 28 राज्य तो हैं और हर राज्य में अपनी उनकी क्या होती है, खुद की विधानसभा होती है। बच्चों विधानसभा वह स्थान होता है जहाँ पर बैठ के जितने भी मंत्री और जितने भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं वो वहाँ बैठते हैं। हर एक नए प्रकार के कानून, राज्य को कैसे संचालित करना है, राज्य में नया कानून क्या होना चाहिए, राज्य में व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है विधानसभा के अंतर्गत। ओके, अब देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का अगर आप स्थिति देखेंगे तो हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना बेटा, ऊपर वाला हिस्सा, ये आता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो अकेले हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो 68 क्षेत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता उसे चुनती है जिसे वो सुटेबल समझती है। ओके, चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। बस यही आपको समझना है कि जनता द्वारा चुना गया वह व्यक्ति जो उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा चुना है। आपने सुना होगा ना, कई क्षेत्रों में होते हैं वार्ड 21, वार्ड 22, वार्ड 23। तो इसी प्रकार से हर एक ज़िले में अलग अलग क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और वहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जनता जिसे सबसे ज़्यादा वोट देती है वो व्यक्ति विजयी होता है और वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है और वह भी कानून बनाने की प्रक्रिया में अहम रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार बुक की भी रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ठीक है, यदि आप YouTube से पढ़ते हैं, आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ते हैं, बच्चों यदि आप लोग एक बार बुक भी पढ़ लेंगे तो आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का कॉन्फिडेंस डबल बिल्ड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे अहम टॉपिक और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है।